Rupesh Kumar Sharma on our show. थैंक यू मिस तो वर्मा। बहुत ज़्यादा अच्छा, ये हिंदी में हमें बोलना है, ये थोड़ा सा मुझे जी, हिंदी हम बोलना हिंदी है में ही इंग्लिश? बोलेंगे जी जी जी। क्योंकि तो सर 2 कारणों से, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक हिंदी स्पीकिंग हैं जी और दूसरे कारण ये है सर कि मैं आपका सब हिंदी के वीडियोस देखती हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बात करने का तरीका हिंदी में, तो इसलिए हम हिंदी में करेंगे ये शो। शायद मैं भी ये सोचता हूँ कि हिंदी में हम अपने आप को बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि जो जी भी बात दिल में होती है तो अपनी भाषा में उसको बहुत अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। तो जी मैं भी बिल्कुल हिंदी के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा हिंदी खराब ना हो और थोड़ा-सा जी, जी बिल्कुल। तो डॉक्टर भूपेश, हम शुरू करने से पहले मैंने तो आपका एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आप जी। उसमें कुछ ऐड करना चाहें या आप क्या कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आप बताइए, फिर हम आगे शुरू करें। देखिए, बिल्कुल अभी-अभी आपके शो पे आने से पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो बिल्कुल वहीं से डायरेक्ट अभी अब आपके शो पे शिफ्ट हुआ हूँ। मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि फॉरेंसिक में इंटरेस्ट मेरा कैसे आया। शायद बहुत जी लोग मुझे कमेंट करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो पहले से क्यूरियस माइंड था। आज हम देखें कि आप मेरे ट्विटर पे भी देखेंगे या बाकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं इस केस को लेकर, जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, इसको जी लेकर। और बहुत सारी फॉरेंसिक वो सीख चुके हैं या उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है बात को जानने की, तो यही क्यूरियोसिटी होती है। तो पहले मैं बहुत क्यूरियस था, आज से 17-18 साल पहले तकरीबन कि ये क्या चीज़ होती है, ऐसा कोई कोर्स होता होगा, या मुझे क्या था कि जो जो लोग चीट करते हैं, मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी झूठ बोलने वालों से, और बाद में कोई जी सबूत नहीं जी होता था। और शायद उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग पहले एक छोटा-सा टेप रिकॉर्डर यूज़ करते थे, कैसेट वाला। उसमें कैसेट डलता था और हम उसमें रिकॉर्डिंग का बटन आता था। तो जब भी कोई ऐसी जी चीज़ जी होती थी, जब भी कोई मेरे पेरेंट्स के साथ कोई या ऐसी कोई चीटिंग, क्योंकि मेरे फादर का बिज़नेस था, तो उनको काफ़ी लोगों ने चीट किया। तो मैं शायद 15, 16, 17 साल का रहा होऊँगा, तब से मेरे को ये ना बहुत क्यूरियोसिटी ये रही कि ये कल को कुछ भी बोल देगा कोर्ट में। अब मेरे फादर ने फेस किया, तो मेरे को ये रिकॉर्डिंग का और इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने सोचा, जैसे-जैसे मैंने अपना बैचलर्स किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा मास्टर्स में क्या किया जाए। तो मेरा ये जो एक इंटरेस्ट था, ये बरकरार रहा कि दुनिया से मुझे, या जो भी लोग चीट करते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, इनको कैसे कॉम्बैट किया जाए। तभी मेरी नज़र, जब फोरेंसिक साइंस इतना इंडिया में डेवलप नहीं था, तो जी 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 17-18 साल पहले फॉरेंसिक जी। साइंस के बारे में हम इतना जानते नहीं थे। और शायद इतना जितना आज सोशल मीडिया है, स्मार्टफ़ोन्स हैं, तो इतना ज़्यादा ईज़ी एक्सेस नहीं था। और इंटरनेट भी हम लोगों को साइबर कैफ़े पे जाके कभी कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना होता था, तो गूगल पे, और वो भी शायद उतना चलाना नहीं आता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो फिर वहाँ से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में देखी कि कौन से यूनिवर्सिटीज़, तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस दिया। उसके बाद ये हुआ मेरा सिलेक्शन। फिर मैंने मास्टर्स किया फॉरेंसिक में। उसके बाद भी मुझे नहीं पता था कि अभी क्या करना है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फॉरेंसिक जर्नलिस्ट। जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होते हैं, जो आज अर्नब गोस्वामी जी जो कर रहे हैं, या ऐसे बहुत से लोग जो करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, हमेशा उसमें जाना चाहता था। पर उसके बाद फिर टीचिंग में आ गया, जेआरएफ क्वालिफाई करके, ये सब करके फिर टीचिंग में रहा। उसके बाद फिर मैंने केसेस लेना चालू किया। तो मुझे जहाँ तक अच्छी तरह याद है कि 2006 में मैंने पहला केस लिया था, जो कि एक फ्रॉड एंड फॉर्जरी का था। आज मैं आपके चैनल पे आया हूँ, तो मैं ये सब बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं और जानना जी चाहते हैं। तो जी मैंने कोई अपना यूट्यूब चैनल सुशांत के लिए ही नहीं बनाया था, और एक एजुकेशनल वीडियो था। पर जब मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, मैं सच बता रहा हूँ वंदना जी, मैंने सिर्फ ये सोच के पहली वीडियो बनाई थी। मुझे ये फील हुआ कि कहीं पुलिस से गलती हो रही है और मुझे शायद इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करनी चाहिए। वो लोग किस तरीके से एविडेंस कलेक्ट करें या क्या करें, क्या चीज़ देखें। पर बाद में जब मैंने 2-3 वीडियो डाल दी, उसके बाद जब मीडिया में आने लगा ये सब, तो मुझे पता चला कि कुछ गलतियां जानबूझकर की जाती हैं। और शायद मुझे तब ये एहसास हुआ कि बहुत लोगों से यहाँ पे लड़ना बाकी है, और ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है।
ऐसी जगह जहाँ पे ऊपर से नीचे तक सब लोग इन्फ्लुएंस्ड हों किसी ना किसी तरह। तो अभी भी बुरा लगता है इस केस में, सुशांत के केस को लेकर बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है कि बहुत सारे एविडेंसेस होते हुए, या जब वो एविडेंसेस थे, जब प्रॉपरली कलेक्ट हो सकते थे, तो शायद उनको किसी तरीके से नजरअंदाज किया गया। और आज जो हम देख रहे हैं, आज जो भी कुछ हो रहा है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन पैदा होता है कि इतना टेक्निक होते हुए भी, इतना टेक्नोलॉजी होते हुए भी, और क्या चीज होती है, क्या ऐसी चीज होती है जो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर देती है? क्या सिर्फ पैसा या पावर ऐसी चीज होती है जो इन्फ्लुएंस कर देती है, जो सच बोलने से मना कर देती है? तो ये सब बातें हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा दिमाग में रहती हैं और शायद हमेशा रहेंगी। जी वंदना जी। तो डॉक्टर भूपेश, देखिए, ऐसे तो सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में एवरीथिंग इज इन पब्लिक डोमेन, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो छुपी हुई है। लेकिन क्या है कि इतनी सारी थियोरीज एक एक केस पे आ रही है कि हम जैसे लोग, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है क्या गलत है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चलिए हम 14 जून को चलते हैं क्राइम सीन पे। तो जैसे कि सर, अब हम देखते हैं कि दरवाजा लॉक है, सुशांत सिंह राजपूत अंदर है और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दीपेश, नीरज, पिठानी सब दरवाजा नॉक कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें एक ताले वाले को बुलाना है। अब सर वो ताला वाला बोलता है कि ठीक है, आप दरवाजा का फोटो भेज दो। तो आज मैं जिस दरवाजे के सामने खड़ी हूँ उसका मैं फोटो नहीं भेजती हूँ, पर मैं दूसरे दरवाजे पे जाती हूँ और उसका फोटो भेजती हूँ। तो मतलब सर, मुझे इतनी आश्चर्य आती है ये सब कहानी पे कि क्या मतलब ये सीबीआई के पर्व्यू से बाहर है या वो देख नहीं रहे हैं, ये क्या है मतलब सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई शायद इन सारे एविडेंसेस को, जितने भी टेस्टिमोनियल एविडेंस इनको हम कहते हैं, देखिए उस समय क्या हुआ और किस हालात में हुआ, वो तो यही 3-4 लोग जो सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और सैमुअल और जो भी थे, नीरज, उन्होंने ही देखा। जो भी स्टोरी है, अब उनके स्टेटमेंट्स ही हैं जो शायद कुछ साबित कर पाए। और दूसरी चीज जो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हुई, जब हमने देखा कि वो क्राइम सीन को 1 हफ्ते बाद ही पूरा रीफर्निश कर दिया गया था। हम देखते हैं कि वहां पे एक मीडिया टीम आज तक वालों की पहुंची। मैं क्लियरली नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम सब ने देखा था, वो पब्लिक डोमेन में आज भी है। तो आज तक वालों की टीम पहुंची हुई है जी। तो इस तरीके से कैसा एक केस है, जो एक केस चल रहा है जिस पर मीडिया में इतना बवाल चल रहा है, सोशल मीडिया पर इतना बवाल चल रहा है, और उसके बाद वो दिखाते हैं हमें। तो बहुत से लोगों को ये भ्रम में डालने के लिए कि देखिए यही वो घर है, ये पॉसिबल नहीं है, होमिसाइड पॉसिबल नहीं है, इस तरीके की थ्योरी प्रोड्यूस करने के लिए वो घर दिखाया जाता है। इसमें यहाँ पे सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि वो घर सील ही नहीं होता है। वो क्राइम सीन को हमेशा सील किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यही एक पुलिस वाले का या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सबसे बड़ा काम है, सबसे पहले, कि जब तक वो क्राइम पूरा रिकंस्ट्रक्ट ना हो जाए, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट ना हो जाए, तब तक तो किसी भी हालत में रिलीज नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती वो ही। अब आते हैं उनके, जो आपने कहा कि पहले ताला लॉक था, दूसरे ताले की इमेज भेजी गई, तो डेफिनेटली ऐसा क्यों किया गया? मैं तो बिल्कुल इस बात को, अगर मैं एक एज ए इन्वेस्टिगेटर देखूं, देखिए एक इन्वेस्टिगेटर में और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट में बहुत फर्क है। इन्वेस्टिगेटर को फोरेंसिक असिस्टेंस की जरूरत होती है कुछ बात को सच पता लगाने के लिए, कितना सच है या नहीं है। अब जहां पे बात ऐसे आई विटनेस की या टेस्टिमोनियल एविडेंस की आ जाती है, वहां पर इन्वेस्टिगेटर्स को ही फैसला करना होता है, बाकी सबके बयान सुनने के बाद, उनको बार बार सुनने के बाद, उनके बयान बार बार रिकॉर्ड करने के बाद, कि क्या बयान आपस में मैच खा रहे हैं या नहीं। और हमने ये भी देखा मीडिया में कि सिद्धार्थ पिठानी के बयान बार बार बदल रहे थे। उसके बाद चाबी वाले का बयान भी देखिए, पहले सिद्धार्थ पिठानी ने कभी ये बयान नहीं दिया कि पहले उन्होंने गलत ताले की तस्वीर भेजी, या उन्होंने तस्वीर भी भेजी, उन्होंने तस्वीर भी भेजी, ये भी बयान नहीं था। सिर्फ ये था कि ताले वाले को बुलाया, चाबी वाले को बुलाया गया, कोई भी और जवाब नहीं था। ये तो जब चाबी वाले का बयान आया तो पता चला कि उन्होंने इमेज भेजी थी। देखिए आप यहाँ पे देखिए कितना समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। आप पूरा सिनेरियो देखिए कि एक बंदे को 9, साढ़े 9 बजे उनके बयान के अनुसार नारियल पानी और जूस दिया गया, और उसके बाद पूरा समय चाबी वाले को जो तस्वीर भेजी गई है वो 1:15 से 1:30 बजे के बीच भेजी गई है, 1:15 से 1:30 PM के बीच भेजी गई है। तो कितना समय, 3-4 घंटे ये बर्बाद कर दिए गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अगर हमारे घर में कभी जी, एक बात मैं बताती हूँ सर, क्योंकि
एक तरफ तो सुशांत सिंह का दरवाजा नहीं खुल रहा है, दूसरी तरफ दीपेश सुशांत का डील फाइनल करने में लगा था। जी आपको तो पता ही है 10:30 से जी दरवाजा बंद है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉक डोर फियास्को कि 10:30 से हम नॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और 10:51 में वो जो पब्लिक डोमेन में जो व्हाट्सएप है उसमें ये दीपेश किसी को मैसेज कर रहे हैं वो अबाउट सम फ्लिपकार्ट डील। का। जी जी जी। जी, तो वो तो ये सब करने में लगे हैं सर, इसलिए उन्होंने 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए सर बीच में। तो अब ये उनको ऐसा समझना होता है क्या जी। सर, बताइए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए हमारे और आपके घर में अगर कोई आधे घंटे भी दरवाजा नहीं खोल रहा है, चाहे वो कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, रात का समय जी ही क्यों ना हो, अगर कोई जी। इमरजेंसी है और हम उसको दरवाजा खटखटा रहे हैं लगातार, तो हमें भी टेंशन हो जाएगी सिर्फ आधे घंटे में ही कि ऐसा कैसे सो सकता है बंदा। और जी शायद हम बिल्कुल। और जब वो आधा घंटा एक घंटे में बीतेगा, तो हमारी एंजाइटी और जो प्रेशर है वो और बढ़ जाएगा और शायद हम दरवाजा तोड़ दें। उस समय हमें ये तो जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा कि इस समय हमें एक चाबी वाले को बुलाना है, और कोई नहीं बिल्कुल। करता होगा ऐसा। शायद हम्म। दरवाजे की कीमत या ताले की कीमत उसकी जान से महंगी नहीं हो जाती उस इंसान की जो कि नहीं अंदर होती। बंद है। जी। अंदर कोई कुत्ता बंद नहीं है, अंदर कोई जानवर बंद नहीं हो गया है जिसके लिए आप चाय वाले, या अंदर कोई सोने की चीज नहीं रखी हुई जो लॉक हो गई है, कोई लॉकर है जो लॉक हो गया है, उसके लिए आपको चाय वाले को बुलाना पड़े। तो यहाँ पे सबसे बड़ा संदेह है कि चाय वाले को बुलाना ही अपने आप में, यहीं से थ्योरी स्टार्ट हो जाती है कि चाय वाले को बुलाने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, नंबर एक बात, ये तो दरवाजा तोड़ना चाहिए जी। था। चलिए ठीक है, आपने चाय वाले को बुलाया, आपको लगा कि दरवाजा बहुत महंगा है और सुशांत को बुरा लगेगा कि दरवाजा क्यों तोड़ दिया, और हो सकता है वो गहरी नींद में हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें आ जाती हैं। यहाँ पे हो सकता जी है वो गहरी नींद में हो, पर गहरी नींद में क्यों हो? क्या उनको कोई ड्रग्स दी गई थी? क्या वो ड्रग्स जी ले रहे थे तो वो जी इतनी गहरी नींद में थे? यानी कि बाहर वालों को सब पता था कि इतनी गहरी नींद में कैसे इंसान जा सकता है, या कभी जी। पहले भी ऐसा हुआ था, या ये पहली बार हुआ था? तो ये सब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जो उनके बयान हैं, उसके चारों ओर इतने ज्यादा संदिग्ध हैं, इतने ज्यादा संदेहपूर्ण हैं कि ये कहीं से भी सुसाइडल थ्योरी को पुख्ता नहीं करते। वो कहते हैं कि सुसाइड हुआ। अगर सुसाइड, जब आपको पता था कि वो ऐसी कंडीशन में है, वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, या वो ऐसा कर सकते हैं, ये इतनी परेशानी है उनके साथ, तो दरवाजा तोड़ देना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो पहले आधे बिल्कुल। घंटे में, जब एक घंटे में नहीं खुल रहा है दरवाजा, तो तोड़ देना चाहिए था। देखिए 1 घंटा बहुत ही मैक्सिमम होता है। अगर हम किसी सेलिब्रिटी को भी लें और आप घर में 4-5 नौकर हैं, आप फिर किस लिए हैं वहां पर? वो नौकर किस लिए जी हैं वहां पर, अगर अपने मालिक का इतना भी ख्याल नहीं रख सकते कि दरवाजा नहीं खुल रहा है? मालिक को जो ऐसा वो कह रहे हैं कि वो दवाइयां ले रहे थे, सिद्धार्थ पठानी का कहना है कि वो ये सारी दवाइयां, और सिद्धार्थ पठानी ही उन्हें दवाइयां देते थे। ये भी सिद्धार्थ पठानी ने न्यूज चैनल पे बोला कि वही दवाइयां बोला। सुबह दोपहर शाम की दवाइयां वो उनको देते थे। जब आपको पता है कि एक बंदा, अगर मेरे पेरेंट्स को या मेरे घर में मेरे परिवार को किसी को पता हो कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ और कुछ भी ऐसा जी। कर सकता हूँ, इन चीजों की दवाइयां हम्म। लेता हूँ, और 1 घंटे हम्म। मैं 1 घंटे दरवाजे को छोड़िए, अगर मैं 1 घंटे किसी की कॉल ना उठाऊं, आप कंडीशन समझिए, बिल्कुल। आपका बच्चा है, अगर वो 1 घंटे तक फोन नहीं उठाता है, तो हाँ, तो आपको हमें टेंशन हो एकदम जाएगी। बेचैनी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये टेंशन इतनी हो जाएगी कि आप पता नहीं क्या से क्या सोचने लगेंगे, और सबके बिल्कुल। दिमाग में एक ही बात आती है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। हाँ। ठीक है, तो जी जी। वो दरवाजा ही नहीं खटखटा रहे होंगे उस समय, उन्होंने कॉल भी किए होंगे बहुत सारे, अगर वो सच बोल रहे हैं, अगर वो ये जानते हैं कि अंदर कुछ नहीं था, उन्हें ऐसा अंदेशा नहीं था। अगर अंदेशा था तो तब तो बात अलग है, तब तो उन्होंने पूरा ये प्लानिंग के तहत था कि कॉल भी नहीं करना है, 1-2 बारी मिस कॉल मार के छोड़ देना है। वरना आदमी इतने कॉल करता है। आजकल के हम जिस टाइम में रह रहे हैं वहां पर इतने साधन हैं। देखिए मोबाइल फोन है सबसे बड़ा जो साधन है, तो बहुत लोगों ने कॉल किया होगा और सब नहीं मिलाया होगा कॉल, कि तुम भी मिला के देखो, खटखटा रहे थे, और खटखटाने से जी जब बात नहीं बनी तो दरवाजा तोड़ना चाहिए था। चलिए चाय वाले को आपने 1:30 बजे, आपने 4 घंटे तो वहां पे लेट कर लिया, उसके बाद 1:30 बजे वो आता है, फिर आप वहां पे डीलिंग कर रहे हैं कि नहीं तोड़ना है, खोलना है, क्या करना है, उसके बावजूद भी आप यही बात पता लगा रहे हैं कि नहीं ये खुलवा लो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि अंदर कोई सोने की वस्तु है कि आप दरवाजा तब भी चाबी खुलवाने की बात कर रहे हैं। पहले आप गलत ताले की जो तस्वीर भेज देते हैं, उसके बाद वो टाइम, क्योंकि उसमें भी 15-20 मिनट लगे होंगे, जब उसने पहले ताले को चाय वाले ने देखा होगा,
कि फिर उसने कहा ये तो खुला हुआ है ऑलरेडी, इसकी क्यों भेज रहे हो? कि नहीं भाई दूसरा भी ऐसा ही है। अरे दूसरा भी ऐसा ही है का क्या मतलब है? लॉ ऑफ जी, जो इंडिविजुअलिटी कहता दरवाजा है है उसी को जी, भेजो। हाँ। उसी का भेजो। जी। बिल्कुल। कोई भी चीज, हम्म। अगर मेरा कोई लॉकर बंद हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि घर में 4 लॉकर है, मैं खुले हुए की ऐसा लॉकर है। जब वो बंद है ऑलरेडी, उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं उसी की तस्वीर भेजूंगा। या तो कुछ ऐसा हो कि हमें बाहर दिखाई दे रहा है कि अंदर एक लाश टंगी हुई है, हम इसकी तस्वीर हम्म। कैसे भेज दें? जी। जी। तो ये देखिए। जी जी, डॉक्टर भूपेश, अभी जैसे कि पहले तो मैंने तो नहीं सुना, अभी रिसेंटली जब ये एसएसआर के लॉयर विकास सिंह ने कोई बयान दिया था, तब ये बात निकल कर आई कि सुशांत के रूम में एक दरवाजा था जो बैल्कनी की तरफ जाता था। अब मुझे पता भी नहीं है वेदर देयर इज अ डोर और नॉट दैट लीड्स टू द बैल्कनी, लेकिन ये मैंने भी मीडिया में ही सुना है। तो अब सर किसी को पता नहीं कि वो क्राइम सीन पे वो दरवाजा खुला था या बंद था, जी और ऐसी जी कोई खबर किसी के पास है नहीं। और मुझे तो जो जैसा हालत लग रही है, मुझे तो लगता है कि पुलिस भी नहीं बता सकती कि उस दिन वो दरवाजा खुला था कि बंद, क्योंकि उन्होंने तो कोई चीज को सील ही नहीं किया, उन्होंने कोई चीज चेक ही नहीं की। देखिए यहाँ पे वो तो कमी है ही सबसे बड़ी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी क्राइम सीन पर एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट हम क्राइम सीन पर विजिट करते हैं, तो जी। सबसे पहली जो चीज होती है पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, चाहे हम्म। वो विक्टिम ने सुसाइड किया हो या होमिसाइड हो, कुछ भी केस हो, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कैसे जी। वहां पर क्राइम सीन पर घुसा जा सकता है और किस किस रास्ते से निकला जा सकता है। क्योंकि जी। कभी कभी जो निकलने वाले रास्ते होते हैं वो घुसने वाले रास्ते हो सकते हैं, वही पॉइंट ऑफ एंट्री हो सकते हैं। और जो जी। आमतौर पर घुसने वाला रास्ता है वही निकलने वाला रास्ता हो सकता है। और मैंने जी। चाबी वाले का ये भी बयान सुना कि वो ताला ऐसा था, ऐसा नहीं कि उसे बाहर से लॉक नहीं किया जा सकता, उसे बाहर से भी लॉक किया जा सकता है। अगर चाबी है तो आप बाहर से लॉक कर सकते हैं। तो इस चीज पर किसी जी। ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि आखिर जी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ताले की चाबी खो जाए? और जो भी किसी सेलिब्रिटी का घर है और ऐसा है कि मतलब उसी कमरे में वो रहते हैं या नहीं, कि सर किसी तीन ताले की चाबी चाबियां खो जाए। थी। सर उस दरवाजे की तीन चाबियां थी और तीनों ही चाबियां गायब है। तीनों ही चाबियां गायब थी और वो कहते हैं चलिए अंदर से लगा लिया, सुसाइड किया। तो फिर वो बालकनी वाली थ्योरी भी यहाँ पे बिल्कुल रखनी चाहिए सीबीआई को। सारे जो जो विकास सिंह जी का जो बयान है, जो उन्होंने स्टैंड बोला है कि बालकनी से एक रास्ता था, देखिए जो रास्ता बाहर जाने का हो सकता है वही अंदर आने का भी हो सकता है। मैं ये बार बार बिल्कुल कहना चाहूंगा, बिल्कुल। चाहे कितनी भी ऊंचाई हो, कितनी भी नीचाई हो, जब एक इंसान उसी रास्ते से बाहर जा सकता है तो कोई भी तो इंसान वो उसी रास्ते से अंदर आ भी सकता है। तो उसका जिक्र आज तक कहीं क्यों नहीं है? ठीक है, ताले को, बिल्कुल अच्छा अगर ताले को अंदर से लगाया गया था या नॉब को लॉक किया था, तो चाबी अंदर होनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो चाबी अंदर मिलनी या चाहिए थी, कम क्या से कोई चाबी कम एक मिली? चाबी तो पता चले कहाँ है, कोई चाबी तो पता चले कहाँ है, किसी चाबी का कोई पता नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद जब ताला टूटा तो आपने वो चाय वाले को तुरंत भेज दिया। अरे ऐसी भी क्या चीज थी अंदर? अरे सुशांत ही तो थे जब आपने चाय वाले को बुलाया, जब उसने फिर खोला और उसको आपने तुरंत, उनका बयान है, ये उनका बयान है। मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता, मैं अभी भी इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी, कि चाबी वाले ने खोला और उन्हें देखने नहीं दिया। और ये सब पता नहीं क्यों एक मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं कि चाय वाले ने खोला, उसको बोल दिया कि अब तुम जाओ, यानी कि फिर भी ये पता था कि अंदर क्या है। नहीं, उसको वरना छोड़कर हफड़ आए हैं नीचे तक सर। हाँ, बिल्कुल उसको छोड़कर आए, वरना हफड़ दफड़ में क्या होता है कि आदमी सीधे हम्म। खोलता है कि आगे आखिर हुआ क्या। चाय वाले को यस। छोड़ने की, पैसे देने की बात तो अलग है। हाँ, अगर मेरी हम्म। कोई कीमती वस्तु है लॉकर में, उसका ताला खुल चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि चाय वाला उसे देखे, जो कल को चोरी बिल्कुल करे, कल को कुछ बिल्कुल। बने। तो मैं कहूंगा हाँ भैया अब आपका काम हो गया, आप जाइए। अब यहाँ पे एक इंसान बंद है, हो सकता है वो चाय हम्म। वाला और हेल्प कर दे, हो सकता है उसको हम्म। मेडिकल, उस इंसान को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो। तो इस तरीके से, यानी कि साफ यहाँ पे जाहिर होता है कि वो उसको गवाह नहीं बनाना चाहते थे किसी भी चीज का। बिल्कुल। जी। जो, और जी। उनको ये पता था कि अंदर क्या है, इसीलिए उस चाय वाले को तुरंत बाहर भेज दिया गया। बाहर ही नहीं भेजा गया जैसे आप बता रही हैं, बिल्कुल उसको छोड़ के आया गया, ये सुनिश्चित बिल्कुल। किया गया कि वो जा चुका है, वो गया, वो दोबारा नहीं जी। आएगा। और उसने जितने जी। पैसे मांगे उसको दिए गए, 2,000 रुपए या जो भी थे उसको दिए या। गए। जी। ठीक है, और उसके सर। बाद अंदर, हाँ। उसके बाद वो केशव अंदर आता है, खुल फिर वो घुसते हैं। देखिए तब तक वो या तो वो केशव का इंतजार करते हैं, पहले सिद्धार्थ पठानी थे, फिर दीपेश था, फिर नीरज था, फिर केशव था, नीरज और था। सब एक एक जी। करके घुसते हैं।
क्या उसमें लाइन लगा के कोई क्लास चल रही थी वहां पर के एक एक करके घुस रहे थे? अरे दरवाजा खोल के एक साथ सबको अंदर जाना है और सबको यू भौचक्का हो जस्ट जाना पुश है द डोर ओपन। क्या? जी ऐसा नहीं है कि एक जी एक करके सब ओ शिट कह के एक एक करके सब बाहर आते रहेंगे और उसके बाद आप फिर बाद में पुलिस को कॉल करेंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि एक फोटो भी ली जाए। जी। आप और एक जबकि ताले की पिठानी का तो आप एक काम ही ताले वो था, जी जी पिठानी का तो काम ही उसी तरह का रिलेटेड काम था। जी जी आप एक ताले की फोटो लेके भेज सकते हैं, दूसरे ताले जी की, फिर एक असली जी। ताले की फोटो लेके भेज सकते हैं, एक बॉडी की फोटो नहीं आप पे ली जा सकती। तो यहाँ पे सब बहुत बड़ा संदेह है। जी वंदना चलिए जी। सर, हम आगे चलते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर कि एक सबसे आश्चर्यचकित बात जो मुझे इस पूरे केस में दिखाई दे रही है सर, जी अ, और मेरी जानकारी गलत हो सकती है, अगर गलत है तो आप करेक्ट कीजिएगा। सुशांत सिंह राजपूत के घर की सीसीटीवी फुटेज गायब है, दिशा शालियान के घर की सीसीटीवी फुटेज गायब है, और तो और कूपर हॉस्पिटल की भी सीसीटीवी फुटेज गायब है, इन द सेंस कि वो बोल रहे हैं कि हमारा तो सीसीटीवी फुटेज 7 दिन का रहता है। तो डॉक्टर भूपेश, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अबाउट 6 इयर्स काम किया है, उसके बाद मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में, अब आई वाज ब्रांच मैनेजर फॉर अनदर 6 इयर्स। तो हमारे बैंक में सीसीटीवी फुटेजेस होती है, और एज यू नो बैंक में लॉट ऑफ फ्रॉड्स आर एसोसिएटेड। तो जी 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज इज मैंडेटरी इन अ बैंक ऑल्सो। अब जी यहाँ कूपर हॉस्पिटल में 7 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, चलिए मान लिया गायब हो गई, तो बवाल तो पहले से ही मचना शुरू हो गया था। तो सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करना चाहिए था, और सर कहीं की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। सर ये तो बहुत ही, और वो भी इतने हाई लेवल केस में, तो सर ये तो जी बहुत ही मुश्किल की बात है। सर आप क्या सोचते हैं मैं सर इस बारे में? मैं यहाँ सभी दर्शकों को ये बता देना चाहूंगा, ये जो गायब होना है ना, ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है आजकल के जमाने में कि गायब हो गया सीसीटीवी फुटेज। इट कैन बी रिट्रीव्ड, इट कैन बी रिट्रीव। अगर आप ये कहते हैं सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, ये तभी हो सकता है जब कैमरा ही बंद कर दिया गया हो। जब कैमरा जो ही कि बंद हो तो कैमरे वाले बहुत का सर मालिक ने कहा है कि कैमरा वाज ऑन, उसका भी कैमरा चल रहा बीच था। में वो तो तो कैमरा गायब चल होने रहा की था। कोई थ्योरी नहीं है कि गायब हो गई 7 दिन में गायब हो गई। वो तो रिट्रीव हो सकती है अगर कोई करना चाहे तो। बात है कोई करना चाहे तो। वो कह रहे हैं कि 7 दिन खाली चलती है, इससे मतलब नहीं है। एक बार जो चीज डोमेन में आ गई, जो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई, वो चाहे कितना भी आप उसको गायब कर दें, कम से कम पूरी फुटेज नहीं मिलेगी तो ये डेटा रिट्रीव होगा कि इस समय कोई रिकॉर्डिंग थी। इतना डेटा मिल सकता है इजीली अगर कितना भी गैप किया है। तो मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन को किस दिशा में ऐसे ले जाया गया, और ये कैसे बातें मान ली जाती हैं कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। ठीक है, काम नहीं कर रहा था, उसी दिन नहीं कर रहा था, उससे पहले की कोई फुटेज है क्या? किसी ने ये चेक करने की कोशिश की कि सीसीटीवी कैमरा पिछले एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा था या उसी दिन काम नहीं किया? क्या ये इतना बड़ा जी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है कि उसी दिन या उससे अगले दिन काम नहीं किया? क्या पिछली जी। रिकॉर्डिंग जो कूपर हॉस्पिटल की है, क्या वो सब भी 7 दिन में गायब हो गई या वो अभी तक भी है? क्या आज की डेट में जो रिकॉर्डिंग हो रही है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट क्या है? वो कितने दिन में गायब हो जाती है? क्या वो भी 7 दिन में गायब हो जाती हैं? इतनी सारी चीजें यहाँ पर अपने आप इन्वेस्टिगेट हो सकती हैं। देखिए अभी हमारे जी पास क्या है, अभी हमारे पास ना तो क्राइम सीन है और ना ही सुशांत की बॉडी है। तो हमारे पास जो भी है, जो बयान, जो टेस्टिमनीज हैं, हम उनकी एक्यूरेसी और अदरवाइज, यानी कि वो सच्चे हैं झूठे, वही चेक कर सकते हैं। अगर वो झूठे हैं तो साफ तौर पर यह पता लग जाएगा कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ठीक है, दाल में काला नहीं, पूरी पूरी दाल ही खाली है, साफ पता लग जाएगा। और यही अपने आप में बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा इसको 302 लगाने के लिए, इसमें धारा 302 लगाने के लिए सबसे बड़ा सबूत हो जाएगा। किसने किया है ये बहुत बात की बात है कि पता चलता है या नहीं चलता है। पहले हमें ये जी पता लगाना है कि क्राइम क्या हुआ है। जी आज तक यही जी थ्योरी, अगर ये सुसाइड था तो क्या ये इतना मुश्किल हो गया सुसाइड प्रूव करना भी? जी मैं क्वेश्चन जी मेरा इन्वेस्टिगेटर से ये है, क्या सुसाइड प्रूव करना भी इतना मुश्किल है जितना कि होमिसाइड प्रूव करना? जी सर। सर एक और बहुत ही अजीब सा सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जो दिशा सालियान का केस है, क्योंकि मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि दिशा सालियान का केस सभी को लगता है कि कहीं ना कहीं सुशांत केस से लिंक है, तो इसीलिए मैं बार बार दिशा सालियान का नाम ला रही हूँ।
तो दिशा सालियान के केस में सर 2 दिन बाद पीएम हुआ। सुशांत के केस में हड़बड़ाहट से रात को पोस्टमार्टम किया गया। तो फिर उसके बारे में उसका जवाब भी आया मीडिया में, और वो ये था कि कोविड की वजह से दिशा का लेट हुआ और सुशांत का जल्दी कर दिया गया। तो क्या सुशांत के वक्त कोविड नहीं था? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये तो एक हुआ, और दूसरा सवाल सर, जब हमारे जो पब्लिक डोमेन में जो फोटोग्राफ्स है स्ट्रेचर की, और जिस पे जो बॉडी जा रही है, तो उसमें रिपब्लिक भी चीख चीख कर कह रहे थे, टाइम्स नाउ भी चीख चीख कर कह रहे थे कि दिस इज टू लॉन्ग अ बॉडी। एंड ऑल्सो वो जो डेड बॉडी चेंजिंग साइड्स वाली जो थियरी थी कि वेदर इट वाज टू बॉडीज, नहीं तो डेड बॉडी हाउ कैन इट चेंज साइड, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेचर पे बॉडी को साइड वाइज लिटाया हुआ था, जबकि सुशांत का बॉडी को जब हमने बेड पे देखा तो वो फ्लैट लेटे हुए थे। तो सर ये सब, अच्छा, मेरा कहना यह है कि कम से कम इन्वेस्टिगेटर्स इन चीजों का खुलासा पब्लिक डोमेन में करें, ताकि पब्लिक को सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ ये इसकी थ्योरी है। जी देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप कोई भी थ्योरी दे रहे हैं तो कन्विंसिंग थ्योरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कल मैं आसमान से तारा तोड़ लाया था और मेरे पास तारा मैंने जेब में रखा था संभाल के, पर वो चला गया, तो ये कोई थ्योरी ऐसी कन्विंसिंग नहीं बनती। ये इसी तरीके से है, कोई भी थ्योरी अपने आप में कन्विंसिंग नहीं है आज तक की डेट में, चाहे वो बॉडी की पोजीशन चेंज को लेकर हो। देखिए, मैंने एक फोटोग्राफ देखा था या वीडियो, जब आप ध्यान से देखेंगे जो वीडियो लीक हुई थी, उसमें एक जगह वही पोजीशन चेंज हो गई है बॉडी की। बहुत से लोगों ने ध्यान से नहीं देखी हुई, क्योंकि मैं फॉरेंसिक में हूं तो शायद उसको कई बार देखता हूं। तो वैसी ही पोजीशन, जो साइड पोजीशन है, हमको देखने को मिली है उस वीडियो में। तो कभी कभी इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, चलिए मैं ये मान लेता हूं कि इन्वेस्टिगेटर्स क्या है, पोस्टमार्टम लिविडिटी, कितनी टाइम से बॉडी नीचे लेटी रही है, उसको चेक करने के लिए साइड वाइज उन्होंने किया होगा, पीछे देखने के लिए जो खून जम जाता है उन्होंने किया होगा और ऐसा ही डाल दिया। अब क्वेश्चन यहां पर है, अगर किया था तो क्या ऐसा ही स्ट्रेचर पे लिटा दिया? जी, सबसे बड़ी बात यह है, अगर लिटाना था तो सीधा करके लिटाना था। और अगर रिगर मोर्टिस स्टिफ हो चुकी थी बॉडी, अगर इतनी स्टिफ हो चुकी थी बॉडी कि आपको ऐसा ही लिटाना पड़ा, इसका मतलब तो 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे। ऊपर हो चुके थे, जी जी, ठीक है। और फिर जब स्ट्रेचर से बॉडी उतारी जा रही है, यानी कि जब हॉस्पिटल में बॉडी पहुंच रही है, तो स्ट्रेट बॉडी पहुंच रही है। जी जी। तो फिर आपने एम्बुलेंस में मतलब बॉडी सीधी कर ली या बॉडी चेंज कर ली या क्या किया, वो बॉडी फिर से सीधी कैसे हो गई? तो इतनी सारी थ्योरी, देखिए ये तो जिसने भी आस पड़ोसियों ने जो भी वीडियो लीक की, जो जब वो बॉडी जा रही है तो शायद पास की बिल्डिंग वाले उस वीडियो को बना रहे हैं काफी ऊंचाई से, जो हमें देखने को मिल गई, वरना ये भी कभी देखने को नहीं मिलता। और यही सारे वो क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर, जो पब्लिक इतनी भड़की हुई है, जो देश की जनता है जो इंसाफ की बात कर रही है। देखिए, इंसाफ की बात तो है ही, सबसे पहले सच्चाई की बात है कि सच क्या है ये तो बता दो। आप अगर उसको सुसाइड कह रहे हो तो किस बेसिस पर सुसाइड कह रहे हो? अरे देश की जनता मान भी ले कि सुसाइड है, पर किस बेसिस पर? क्या कोई ऐसी थ्योरी है जो इसको सुसाइड करार देती है? हमें तो नहीं लगता। एक भी थ्योरी ऐसी नहीं लगती जो इसको सुसाइड करार दे। ठीक है, सबके बयान बदल रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। जो भी सामने आता है, हर तीसरे दिन कोई नया गवाह की बात हो जाती है कि उसने ऐसा देखा, उसने वैसा देखा, उसके बाद वो भी गवाह मुकर जाता है। और अब जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो भी सच के लिए बोले पहले उस पर केस कर दो। जी, और उसको अरेस्ट भी कर लो, उसको अरेस्ट कर लो, उसके लिए केस कर दो। तो क्या सबकी आवाज दबाने को इस तरीके की बात की जा रही है, बजाय उस पर फोकस करने की? जी जी, कि पब्लिक जवाब क्या मांगे सर? आपने कूपर हॉस्पिटल के, आपका ही जो वीडियो मैंने देखा, कूपर हॉस्पिटल के सुपर जवाब, अब जवाब मांगते हैं तो ऐसे सुपर जवाब देते हैं सर। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि डॉक्टर भूपेश का ये एक वीडियो है, कूपर हॉस्पिटल के सुपर जवाब, वो प्लीज जरूर देखिए। उससे आपको समझ में आएगा कि जब जनता जवाब मांगती है तो हमें किस तरह के बेबुनियाद जवाब मिलते हैं। और एक डॉक्टर भूपेश का जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट वाला जो वीडियो है, वो प्लीज जरूर देखिए। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है कि क्या क्या खामियां हैं उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। उसे देखकर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टिगेटर्स।
एक मिनट छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगी कि हमारे बहुत से दर्शक आपको हेलो कर रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं। सर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी। कुशल काबरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बहुत प्रेज कर रहे हैं, एक्सीलेंट। मिस्टर ललित कुमार अग्रवाल, मिस्टर अशोक रॉय, रितु अग्रवाल, प्रतिभा, हाय प्रतिभा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, पूनम बंसल, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल है डॉक्टर भूपेश से तो जल्दी से आप मुझे भेज दीजिए, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम उनसे जरूर पूछ लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डॉक्टर भूपेश के साथ थोड़ा सा छोटा सा रैपिड फायर, क्योंकि हम डॉक्टर भूपेश को और जानना चाहते हैं। डॉक्टर भूपेश के व्यूज तो हमें उनके वीडियोस के द्वारा बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग डॉक्टर भूपेश को पर्सनली जानते हैं, तो थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में हम घुसने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भूपेश, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है क्योंकि ये रैपिड फायर है, ज्यादा तो नहीं होगा ना? नहीं, एकदम सिंपल। ओके। आज तक के आपके जीवन का सबसे उलझा हुआ केस कौन सा? देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और अभी मैं एक बहुत बड़ी सीरीज करने वाला हूँ इस चीज पर, अभी उनसे फाइनलाइज नहीं हुआ है। और जो हम अपने केसेस को रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे। पर मैंने ये देखा, मैं यहाँ पे जनता को ये बता देना चाहूंगा कि जैसे कि कभी कभी जो हमें विक्टिम दिखाई देता है कि ये विक्टिम है, वो असल में कल्प्रिट होता है, वही असल में क्रिमिनल होता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि मेरे पास कोई इंसान केस लेकर आया और फरियाद लेकर आया कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गई है और प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पर जब मैं हेल्प करना मैंने उसका चालू किया, जब मैंने केस को अच्छी तरह पढ़ा, केस को देखा, तो मुझे पता चला कि मैं एक विक्टिम की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिमिनल की हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि क्राइम उसी ने किया है और फ्रॉड उसी ने किया है, और वो ये बचने के तरीके ढूंढने के लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास आया है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी केस का, पर ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पे करोड़ों का घपला हुआ है और लोग बाग फ्रॉड करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि एक केस था, काफी टाइम हो गया, एक केस था जिसपे एक कोई प्रॉपर्टी पेपर साइन हुए थे और एक महाशय मेरे पास आते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी की डीलिंग की थी जो कुछ करोड़ की थी कि, और उस पे दोनों पार्टियों के साइन थे। और अब 15 दिन बाद जब उन्होंने कागज निकाल के देखे तो एक पार्टी के साइन उस पर गायब है, यानी कि दूसरी पार्टी ने कुछ ऐसे साइन किए थे कि कुछ ऐसी इंक यूज की थी कि जो 15 दिन में फेड ऑफ हो गई। तो वो फंस गए, वो बहुत ही गुहार लगा रहे थे कि कैसे भी इसके सिग्नेचर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी, हम नहीं तो कोर्ट में केस हार जाएंगे, ये हुआ है। तो मैंने कुछ टेक्निक्स होती हैं, फॉरेंसिक की टेक्निक्स होती हैं, लाइटिंग टेक्निक्स वगैरह होती हैं, उनको अप्लाई करके मैंने वो सिग्नेचर डेसिफर कर लिए और बाकायदे एक अच्छी रिपोर्ट बना के उनको दे दी। और उसके बाद जो हमारी फीस तय हुई थी उससे ज्यादा फीस वो मुझे देने लगे। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा पहले कि शायद ये बहुत खुश हैं और इसलिए मुझे इससे ज्यादा फीस देने को तैयार हैं। पर बाद में पता चला, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि ऐसी कोई इंक है क्या, ऐसी कोई इंक है मार्केट में कि जिससे ये कभी भी पता ना चले। जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तो मुझे एहसास हुआ कि ये, तो मेरी बत्ती जल गई कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि हम जितने भी आप चाहें पैसे देने को तैयार हैं, पर ऐसी हमें इंक चाहिए जिससे हम साइन करें और वो कुछ ही समय में ऐसी मिट जाए कि उसको किसी भी टेक्निक से फिर डेसिफर ना किया जा सके। पता तो ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हैं जो क्राइम करने से पहले काफी रिसर्च करते हैं। आजकल के इस जमाने में जहां पे इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा है, गूगल बाबा हम जिनको कहें, जो सब कुछ बता देते हैं, जिस पे सब कुछ अवेलेबल है। आप कोई भी क्राइम करने से पहले खूब अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ कमियां रह सकती हैं, कहाँ नहीं रह सकती हैं, और फिर किसी क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ और मैंने इन लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। ठीक, तो एसएसआर केस में आपका दिल और दिमाग क्या कहता है, सुसाइड और मर्डर? मेरा दिल और दिमाग दोनों ही इसको मर्डर कहते हैं। मेरा ना दिल तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी ना तो डिप्रेशन थ्योरी कोई साबित हो पाई है, और अगर आप कोई ड्रग्स की बात करें, जो भी बात करें, सुशांत के मोबाइल से तो एक भी ड्रग चैट नहीं मिली है और ना ही कोई ऐसी बाहर आई है। ठीक है, और दूसरी बात, ये डिप्रेशन थ्योरी जो है, ये ऐसी दवाइयां हैं जिन दवाइयों का क्यूटिपिन हो,
और लिब्रियम हो, या ये आमतौर पर दी जाने वाली दवाइयां हैं, और शायद देश के आधे से ज्यादा साइकेट्रिस्ट ऐसी दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं। और जब किसी को डिप्रेशन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक रात में वो डेवलप हो जाता है, कि आज रात को बंदा सोया और सुबह उठ के एकदम उसको बहुत डिप्रेशन हुआ, इतना डिप्रेशन हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। ये एक चेन होती है जो कभी छुपाई नहीं छुपती है, और बहुत टाइम से बहुत सीवियरली चलती रहती है। अब अगर किसी को जैसे ब्लैकमेल करना होता है, ऐसी थ्योरीज आई थी, इसकी हमें पुष्टि नहीं है, ऐसी थ्योरीज आई थी कि उन्होंने कहा, मिस चक्रवर्ती ने कहा कि उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स मीडिया को दिखा देंगी, या ब्लैकमेल करने वाली बात। अगर ये सच है तो ये ब्लैकमेलिंग का है। इस तरीके से तो हम में से हर एक इंसान डिप्रेसिव है। देखिए, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जीवन में, डेली में मैं कह रहा हूँ, मैं डेली में भी एक टाइम ऐसा आता है जब आपको एनेक्सियस, काफी एंजाइटी फील होती है कि अरे अब क्या किया जाए। तो इसको एक डिप्रेशन बता देना, और आप देखिए डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई लिखेगा, डॉक्टर आपको बिना दवाई के वो नहीं भेजेगा, कोई भी डॉक्टर हो। बस मैं उससे जाके कहूं कि मैं सो नहीं पाता हूं और मैं काफी दुखी रहता हूं और मेरे साथ ये हो गया है, तो मैं इससे कैसे, वो दवाई लिखेगा और वो डायग्नोज भी करेगा, डिप्रेशन भी डायग्नोज करेगा, एंजाइटी भी डायग्नोज कर देगा। ये डायग्नोसिस डिपेंड करती है कि मैंने कितनी सीवियरली अपने सिम्टम्स को बताया है। एक आमतौर पर अगर मेरे पेट में दर्द नहीं भी है और मैं डॉक्टर को जाकर कहूं कि पेट में बहुत तेज दर्द है, तो वो दवाई लिखेगा। क्या वो दवाई के पर्चे ही ये साबित करने के लिए काफी है कि मेरे पेट में दर्द है? तो ऐसे और कौन से एग्जामिनेशंस थे या कुछ भी था जो सुशांत के केस में किया गया, जो डिप्रेशन थ्योरी थी? क्या सारे डिप्रेसिव लोग सुसाइड कर लेते हैं? मैंने तो नहीं सुना। या सारे लोग जो सुसाइड करते हैं वो डिप्रेशन से ही जूझ रहे होते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो मेरा दिल तो बिल्कुल इस थ्योरी को नहीं मानेगा, और दिमाग एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं मानेगा कि ये सुसाइड है, क्योंकि कोई कन्विंसिंग थ्योरी ऐसी नहीं लगती है, ना तो लिगेचर मार्क ऐसे लगते हैं कि वो सुसाइडल थ्योरी को माने, ना ही कोई हाइट की थ्योरी, चाहे वो पार्शियल हैंगिंग को लेकर हो, फुल हैंगिंग को लेकर हो। लाइगेचर मार्क पे सर एक छोटा सा सवाल लेंगे, एक हमारे दर्शक का सवाल है, लेकिन 2 मिनट बाद लेंगे। डिस्क्राइब डॉक्टर भूपेश as a person in one word. As a person in one word, always want to fight for truth. झूठ पसंद नहीं है जी, बिल्कुल पसंद नहीं है झूठ। Dr. Bhupesh, describe yourself in one word as a forensic expert. A complicated person. But I find you equally simple. A complicated person to understand. When I put my tweets, it is hardly, it is very much complicated to understand my tweets as well. And what is there in my mind, it is, I do not want to tell to all the people, because there are so many reasons. So because of this forensic expertise, what I have learned, the confidentiality, पर हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम बहुत लोगों से बहुत कुछ डिस्कस कर देते हैं, जो हमारे खास तौर पर करीबी हैं या जिन पे हम विश्वास करते हैं, सभी इंसान हैं। यस, पर एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना पसंद करता हूँ, जो मुझे खुद कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने आप में, जो मुझे पसंद नहीं आता। ये मेरी वीकनेस भी बन जाती है, बहुत सारी बातें अंदर रह जाती हैं, और चाहे आप इसे डिप्रेसिव फीलिंग कहें फिर या एंजाइटी फीलिंग कहें, ये रहती है। स्ट्रेंथ एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट? My knowledge, of course, my experience, my knowledge, the years I have put into, और मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन पूरी दुनिया में है, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ उन लोगों से, अपने जो सीनियर्स हैं या जो विदेश में हैं, और शायद नॉलेज को गेन करना, ये मेरी स्ट्रेंथ है, टू गेन द नॉलेज कॉन्टिन्यूसली। इसी को मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, और कुछ भी नहीं। शायद नॉट सो स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है आपका, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एरिया इन फॉरेंसिक साइंस, जिसमें आप सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ अभी और सीखना बाकी है? देखिए, मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये मेरी कमी है। अच्छा। और मैं इस इमोशंस में बह के अपने एक्सपर्टीज को कभी कभी भूल जाता हूँ, और मैं बहुत लोगों के साथ ऐसी बातें बता देता हूँ जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, बीइंग एन इमोशनल पर्सन। या अब सुशांत का केस है तो मैं इसको अपने दिल पे ले गया, काफी इमोशनल होके। बिल्कुल। इधर सर एक सेकंड के लिए रुकेंगे। हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर भूपेश के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उनका एक एक वीडियो जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ मच
इमोशनली डॉक्टर भूपेश इज अटैच्ड टू दिस सुशांत सिंह राजपूत केस। तो प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके वीडियोस देखिए। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद डॉक्टर भूपेश की बहुत बड़ी फैन हूँ। बिकॉज एक इनकी मुझे खास बात ये लगती है, वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर इनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, प्रतिभा आई टेक योर क्वेश्चन, 2 मिनट रुको प्रतिभा, आई विल टेक योर क्वेश्चन। तो इनकी खास बात यह है कि इनकी जो भी बातें हैं दे आर बेस्ड ऑन साइंस। तो ये फैक्ट्स, एविडेंसेस, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स, आप कॉज एंड इफेक्ट थियरी कहिए, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट। ये हवा में तीर नहीं चलाते हैं। तो मतलब आपको समझ आता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्लीज डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा, फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल, ये इनका चैनल है, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल ये चैनल का नाम है। और आपने जो बात कही कि अभी देखिए पिछले 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, उसका कारण ये है कि फालतू की वीडियो मैं अपलोड नहीं करना चाहता कि मैं न्यूज एंकर की तरह, न्यूज की तरह कुछ भी बताता रहूं। और कुछ ऐसी कॉन्क्रीट थ्योरी फाइंडिंग्स है, और जितनी मैंने वीडियोस अपलोड की, मैंने उसके बाद देखा कि जो रेस्पॉन्स है, अगर किसी पर वो वीडियो इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जैसे दर्शकों पर, व्यूअर्स पर बहुत इम्पैक्ट डाला, बहुत चीजें उनको जानने को मिली, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए, और चाहे उनको बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी देखा। मेरे पास सबके मैसेजेस आते हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत लोग जो फ्रंट लाइनर हैं इस केस में, उनके भी मैसेज मेरे पास आते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिली और उन्होंने उन क्वेश्चंस को पुट अप किया। तो ये अच्छा लगता है अपने आप में, यही चीज स्ट्रेंथ बन जाती है कि हाँ शायद हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब देखिए, जस्टिस हमारे एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जस्टिस हमारे हाथ में नहीं होता है, वो तो कोर्ट के ही, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लॉ के हाथ में ही होता है, वही डिसाइड करेंगे कि क्या है। पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। जी वंदना जी। सीक्रेट ऑफ योर्स दैट नोबडी नोज। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या सब क्वेश्चंस का आंसर देना? मतलब हाँ, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूंगा। ठीक है, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसको यू लुक अप टू, मतलब आप जिससे बहुत कुछ मतलब इम्प्रेस्ड हैं या आप उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर हेनरी सी ली हैं। डॉक्टर हेनरी सी ली हैं, जो वैसे जापान के हैं पर अभी वो यूएसए में हैं। तो वो मेरे बहुत ही आइडियल रहे हैं। उनकी किताबों को पढ़ना, उनको देखना। और इंडिया में मेरे गुरु हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा, जो एमईटी में ही प्रोफेसर हैं इस समय। और वो काफी टाइम से मतलब मैं उनके संपर्क में हूँ, हम लोगों ने काफी केसेस मिलकर सॉल्व किए हैं। तो उनकी जो केस को देखने का जो नजरिया है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है, और शायद उनके प्रभाव से ही मैंने अपनी नॉलेज भी गेन की। तो हमेशा गुरु को श्रेय देना चाहिए, और वो मेरे फॉरेंसिक में इंडिया में गुरु रहे हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा, और वो काफी टीवी चैनल पर भी आते रहते हैं, और मैं उनको ये श्रेय देना चाहूँगा। उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आगे भी सीखता रहूँगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर भूपेश, हमारे पास जरा सा टाइम का कमी हो रही है, इसलिए मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रैपिड फायर क्वेश्चन से छोड़ देती हूँ। जी। तो अभी बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ दर्शक के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वी शुड टेक एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चंस दर्शक के। तो सबसे पहले प्रतिभा है हमारी एक दर्शक, वो पूछ रही हैं, डू यू थिंक दैट सीबीआई इज टेकिंग टू मच टाइम since public is also getting very restless as well as dejected? How long do you feel the case will take? Maybe a rough estimate in terms of years or months. देखिए, ये प्रतिभा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमको पेशेंस की जरूरत है। कितना समय लगेगा ये केस की कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करती है। अब हमने देख लिया कि हर एक दिन एक नई कॉम्प्लेक्सिटी जो है अराइज हो जाती है, चाहे वो डॉक्टर गुप्ता का बयान हो या कुछ भी हो, सोसाइटल थ्योरी हो, हर एक दिन नई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। और चाहे वो बॉलीवुड का जो अर्नब जी पर हमला हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज को लेकर एक ना एक नया पहलू आ जाता है। तो और जहां पर लोगों के बयान बदलते रहते हैं, तो वहां और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आती है। ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है। देखिए, एक आदमी की जान गई है, हमको ये समझना पड़ेगा, एक आदमी की जान गई है। ये कोई खाली छोटी सी फ्रॉड का केस नहीं है, ये कोई फॉर्जरी का केस नहीं है जिसको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है कि कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ, कितना गया। आदमी की जान गई है, और जहां पर के एविडेंसेस खत्म हो चुके हैं। सीबीआई को जब इन्वॉल्व किया गया,
40-45 दिन के बाद सीबीआई को जब इन्वॉल्व किया गया, तब तक बहुत सारे केसेस एविडेंसेस जा चुके थे, बहुत सारे क्या, अमूमन सारे ही एविडेंसेस जा चुके थे, वो क्राइम सीन को पूरा रीफर्निश कर दिया गया। तो सीबीआई के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं है, मैं एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट समझ सकता हूँ कि ये कितना चैलेंजिंग है, और जिस तरीके से जनता, मैं भी एक आम जनता में काउंट होता हूँ, मुझे भी क्यूरियोसिटी है और मुझे भी जानना है कि आखिर हुआ क्या है। तो जिस तरीके से जनता भावुक हो रही है, उस समय कोई भी स्टेटमेंट तुरंत दे देना वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए सीबीआई अपना टाइम ले रही है। और मैं यही सोचता हूँ कि सीबीआई किसी न किसी कॉन्क्रीट आंसर पर जरूर पहुंचेगी पूरी चीजों को देखते हुए। और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एक रिपोर्ट अगर ऐसी आ गई है तो एक ही रिपोर्ट के बेस पर कोई केस सॉल्व किया जाता है। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, फॉरेंसिक जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो एक आयाम है पता लगाने का, और क्योंकि बॉडी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ इस पे बेस नहीं करता है। और कितना टाइम लगेगा? जी हाँ, महीनों में भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पर हमें सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो इस चीज का है कि 302 धारा कब लगेगी, उसके बाद कितने भी दिन में सॉल्व होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। किस एंगल से जो जांच एजेंसियां इसको सॉल्व करेंगी, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। एक और जल्दी से सवाल लेते हैं डॉक्टर भूपेश। किसी ने लिखा है कि जो अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ कपड़े के, जो हरा कपड़े की टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो ये लिखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तो 200 किलो का बता दिया गया है। तो इस बारे में डॉक्टर भूपेश के जवाब से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि डॉक्टर भूपेश ने इस पे भी एक बहुत जोरदार वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिए। कि वो तो ठीक है 200 किलो कपड़ा ले सकता है, पर पंखा कितना ले सकता है? तो सर आप जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि वो पंखा वाला थियरी क्या हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मेरी ये बात समझ में नहीं आती है, जितने भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऐसी रिपोर्ट निकालते हैं, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं जो एग्जैक्ट ये बता दे 200 kg। देखिए, एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एक दैट अप टू 195, अप टू 190 kg। ऐसा कौन सी मशीन है जो 200 kg प्लस माइनस भी नहीं बताएगी कि 10 kg या 5 kg? मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा है फॉरेंसिक में। और एकदम जवाब आ जाता है कि 200 kg। ठीक है, 200 kg तक का वजन ले सकता था, पर सुशांत का वजन 85 किलो का था। पर पंखा तो इतना वजन नहीं ले सकता था ना, पंखे को तो टूटना चाहिए था, पंखे को तो बैंड होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था। और अगर पार्शियल हैंगिंग भी थी तो भी पंखा 50 किलो का वजन नहीं ले सकता, पंखा बेंड हो सकता था। उसकी स्ट्रेंथ का क्या हुआ? उस पंखे का फोटोग्राफ या उसकी स्ट्रेंथ को किसी ने क्यों नहीं देखा? टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात तो यहाँ पे ठीक है, चलो 200 किलो तक का, पर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ तो अगर 100 kg भी होती तो भी सुशांत का केस इसमें सुसाइड साबित हो जाता, उसमें 200 किलो की होने की जरूरत ही नहीं है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ 85 kg भी होती, क्योंकि सुशांत का वजन 85 ही था, हो सकता है वो लटक के मर गए हो और टूट भी गया हो कपड़ा। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू, जब वो 200 kg तक है, जब उसकी मैक्सिमम रेंज आपने बता दी, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाती। इस समय जो सवाल रह जाता है वो पंखे का, और जो सो कॉल्ड जो सीलिंग थी, जो आर्टिफिशियल जो सीलिंग जो हम पंखे पर लगाते हैं, जी, तो वो चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, और हाइट थ्योरी ज्यादा मायने रखती है बजाय के कपड़े की स्ट्रेंथ के। जी। अच्छा, एक सवाल है, मिस्टर पंकज ने लिखा है, डू यू थिंक दैट एसएसआर एंड दिशा केस आर लिंक्ड? इफ यस, व्हाई सीबीआई इज नॉट टेकिंग अप दिशा केस? तो सीबीआई हैज ऑलरेडी टेकन अप दिशा केस, दे हैव ऑलरेडी ट्रेस्ड द लोकेशन ऑफ रोहन राय, द बॉयफ्रेंड ऑफ दिशा सालियान, and they are trying to investigate the SSR and the Disha case. Correct me if I'm wrong, Dr. Bhupesh. नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों आपस में लिंक हैं, क्योंकि वो उनकी जो मैनेजर, एक्स मैनेजर या जो कहें होने वाले मैनेजर जो भी था, जो थी, और बिल्कुल उनकी मौत से वो बहुत परेशान थे। और उनको कॉल भी, जैसा कि आ रहा है कि उनको कॉल किया गया था, या जो भी थ्योरी थी, बिल्कुल लिंक्ड है। और दिशा की वजह से सुशांत के साथ ऐसा हुआ, या सुशांत की वजह से दिशा के साथ ऐसा हुआ, ये एक मिस्टीरियस चीज है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहूंगा कि किसकी वजह से किसके साथ क्या हुआ, और यही चीज शायद सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। और वो डेफिनेटली, जैसा कि हमने देखा भी कि अभी जो सीबीआई की टीम है वो कुछ दिन पहले जो दिशा का फ्लैट था वहां पर गई भी थी, और रोहन रॉय की जो लोकेशन है वो ट्रेस कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो लिंकेज उनको पता चला है
या वो लिंकेज जानने की कोशिश कर रहे हैं, और लिंक तो है, बिल्कुल लिंक है एक और सवाल विकास है, वो एक उन्होंने एक सवाल पूछा, लेकिन बहुत ही जनरल सवाल है। आई थिंक अगर आप थोड़ा सा और स्पेसिफिकली पूछ ले तो डॉक्टर भूपेश को मेरे ख्याल से बताने में इजी रहेगा कि योर ओपिनियन ऑन रिया प्लीज। तो मतलब आपको किस तरह का ओपिनियन चाहिए, वो क्या मतलब उससे रिया से आप क्या रिलेटेड ओपिनियन चाहते हैं, बिकॉज जनरल ओपिनियन तो देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर भूपेश के लिए भी, मैं ऐसा समझती हूँ। जी जी। देखिए, अच्छा, प्ली की बात यह है कि ड्रग का क्या कितना इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, बहुत सारे एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारे लॉज डिफाइन हैं। अब किस लॉ के तहत रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट पहले किया गया था, क्या चार्जेस थे, क्या क्या सेक्शंस थे, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। जी सर, ये जो लाइगेचर मार्क पे जो अभी हमने एक जवाब दिया, उस पे मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगी कि सर एक टीवी चैनल पे जहां पर आप भी थे सर, आई थिंक रिपब्लिक था या टाइम्स नाउ था, मुझे याद नहीं है, वहीं पर एक और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आए थे, मुझे उनका नाम आई एम जस्ट मिसिंग इट। उन्होंने बहुत खूबसूरती से, किसी ने जो लाइगेचर मार्क का उनका सवाल का एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगी, उन्होंने बहुत खूबसूरती से विथ डायग्राम दिखाया था कि वो जो मानस लाइगेचर मिश्रा, मार्क है। यस, मानस मिश्रा, यस, वो वीसी मिश्रा जी के बेटे उन्होंने, हैं, जिनके मेरे गुरु हैं उनके। हाँ, ओ इज इट ओके। और उन्होंने एक जी और बहुत अच्छा ड्राइंग करके बताया, नहीं वो कपड़ा भी लेकर आए थे, और कपड़े को उन्होंने मोड़ के हमें दिखाया था कि ये कपड़ा जब मोड़ के हम गले से बांध ले तो इस तरह का लाइगेचर मार्क नहीं बन सकता है। तो वो सर वो थ्योरी भी आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर्ड बाय सीबीआई। मैंने रिपब्लिक टीवी पे ये चैलेंज किया था पूरे देश जी के और दुनिया के फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, अगर कोई भी उस कपड़े से ऐसा ही मार्क बना के दिखा दे जैसा कि पिक्चर में है, जी तो ये केस वो जो बोलेंगे साबित हो जाएगा, भले ही सुसाइड है या होमिसाइड है, क्योंकि वैसा मार्क बिल्कुल बन ही नहीं सकता उस कपड़े से। कपड़ा एक वेवी नेचर का होता है, उससे इतना रेगुलर मार्क नहीं बन सकता। जी सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, ये मेरा ही जी सवाल है। आप चीख चीख कर कहते रहे हैं कि सुशांत का जो रूम है दैट इज नॉट द प्राइमरी क्राइम सीन। आपके बहुत सारे वीडियोस में सर आपने ये जवाब दिया है कि दैट इज अ सेकेंडरी क्राइम सीन, और क्राइम तो कहीं और ही शायद हो चुका। सर इसको हमने समझा है, पर हमारे दर्शकों के लिए एक बार जरा सा थोड़ा सा समझा दीजिए, व्हाई यू थिंक इट्स नॉट अ प्राइमरी क्राइम। देखिए, प्राइमरी क्राइम सीन पर क्या क्या होता है कि प्राइमरी क्राइम सीन वो होता है जहां पर एक्चुअल में क्राइम हुआ है। और एक चीज होती है फॉरेंसिक में जिसको हम कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं। कॉर्पस डेलिक्टी मतलब बॉडी ऑफ क्राइम, डेड बॉडी नहीं, बॉडी ऑफ क्राइम का मतलब जितने भी पार्ट होते हैं क्राइम के, क्राइम सीन के। तो मुझे जो वहां पर एविडेंसेस है, एविडेंसेस का मतलब होता है जो क्राइम सीन की पोजीशन है, जो क्राइम सीन की जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो प्राइमरी क्राइम सीन है या वहीं कुछ हुआ है। अगर सुशांत खुद भी खड़े होकर फांसी लिए या कुछ भी लिए, या बहुत सारे एविडेंसेस वहां मिलने चाहिए थे, जिस तरीके से अगर कपड़े को ढूंढा गया, अलमारी खोली गई, निकाला गया, तो हर चीज एकदम वेल अरेंज्ड है। आप देखिए, हर चीज एकदम वेल अरेंज्ड है, ऐसा नहीं होता है। तो क्राइम सीन कहीं भी कभी भी ऐसा वेल अरेंज्ड जो क्राइम सीन है वो नहीं होता है। अगर मैं इसको सुसाइड भी मानूं, तो अब बॉडी लेटी हुई है, हमने तो बॉडी को लटके हुए खैर नहीं देखा किसी ने भी, और कोई इमेज भी नहीं है। बॉडी जिस पोजीशन में लेटी भी हुई है उस पोजीशन में लेटाया भी गया है, और उस हरे कपड़े को पास में रख दिया गया है एक डेकोरेटिव वे में। तो डेफिनेटली स्टेजिंग की गई है, चाहे फोटोग्राफी के लिए की गई हो, किसी भी लिए की गई हो, स्टेजिंग की गई है, बिल्कुल भी वो प्राइमरी क्राइम सीन नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पैर की हड्डी टूटी हुई साफ दिखाई दे रही है। मैंने अपने बहुत सारे डॉक्टर्स फ्रेंड हैं जो बाहर रहते हैं, उनसे साफ पूछा, बार बार जानने की कोशिश की क्या ये ब्रोकन लेग है या मॉफ डैमेज है। उन्होंने साफ कहा कि ये ब्रोकन लेग है। एक सेकेंड डॉक्टर भूपेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सेकेंड। इसी बारे में एक और बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर भूपेश हैड गॉन लाइव विद डॉक्टर राजीव छाया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी तो जी जी उसमें उन्होंने इस बारे में बहुत लेंथ में डिस्कस किया। प्लीज हमारे शो के बाद आप उनका वो वीडियो भी जरूर जरूर देखें। हाँ जी सर, बिल्कुल। प्लीज देखिए, वो कंटिन्यू। बहुत ही अच्छे वो डॉक्टर हैं, और उनके उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पुलिस से जितने भी फोटोग्राफ्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन पुलिस के साथ डिस्कस किया। और जो ऐसे मेडिकल डॉक्टर हैं जो ये केसेस ऐसे करते रहते हैं, तो साफ बोला है कि इसको फुट ड्रॉप कहते हैं, यानी कि बहुत हैवी चोट, हैवी इंजरी
जो है उनके फुट पर, उनकी नी पॉइंट पर हुई है, तो वो अगर हैवी इंजरी हुई है तो उस हैवी इंजरी से रिलेटेड वेपन क्राइम सीन पर था ही नहीं, तो हम इसको प्राइमरी क्राइम सीन कैसे मान लें? यानी कि कहीं और पैर को तोड़ा गया या ऐसी इंजरी कहीं और हुई, अगर वो सीढ़ियों से फिसले या कुछ भी हुआ तो कहीं और हुआ, उसके बाद बॉडी को वहां पे लाया गया। ये देखिए जो एविडेंसेस है, जब हम प्राइमरी या सेकेंडरी क्राइम सीन बताते हैं तो एविडेंसेस की बेसिस पर ही बताते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन एविडेंसेस को देख करके वो प्राइमरी क्राइम सीन, एक खाली कपड़े का टंगा होना और वो भी कटे हुए कपड़े का टंगा होना, ये नहीं बताता है कि ये प्राइमरी क्राइम सीन है। या तो बॉडी लटकी हुई होती, कोई फोटोग्राफ होता, कोई प्रॉपर ऊजिंग ऑफ सलाइवा होता, बेडशीट बिगड़ी हुई होती, और बहुत सारी चीजें होती है पता लगाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी ये क्राइम सीन है या नहीं। तो ये प्राइमरी क्राइम सीन बिल्कुल भी नहीं लगता। हो सकता है कोई और रूम रहा हो, वहां ये सब हुआ हो और उसके बाद इस रूम में लाया गया हो सकता है टेरेस पर ये सब कुछ हुआ हो फिर इस रूम में लाया गया हो। और अब जो कुछ थ्योरी, जो नया कोई गवाह आ रहा है कि उन्होंने रात के 1:30 बजे उनको देखा था, ये था, तो हो सकता है कहीं बाहर हुआ हो और बाहर से बॉडी लाई गई हो, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है जी। ठीक है डॉक्टर भूपेश, एक आखिरी सवाल कि एसएसआर पर्सनल हार्ड डिस्क डिस्ट्रॉयड ऑन 8th जून, एनी इनसाइट्स ऑन दिस? तो सर इसका तो सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कपिथानी बोल रहा है कि मैंने डिस्ट्रॉय किया, कोई बोल रहा है बाहर से आए, सुशांत ने कहा। देखिए किसी ने भी डिस्ट्रॉय किया, सबसे बड़ा मुद्दा है डिस्ट्रॉय का क्या 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 डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको रिट्रीव करना इतना मुश्किल नहीं है। उसको रिट्रीव करना इतना मतलब क्या मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है, क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, ये ज्यादा जरूरी है। सिद्धार्थ पिठानी ने किया वो घेरे में आ जाएंगे, किसी ने भी किया वो घेरे में आ जाएगा, पर क्या मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे, वो सबसे बड़ा एविडेंस है। ठीक है, दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ है, वाई, ओके, एंड व्हाट, ये बहुत जरूरी है। वाई एंड व्हाट का आंसर देना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रॉय किया, पर क्यों किया गया, क्यों किया गया, ऐसी क्या चीज थी उसमें? अगर हो सकता है कोई ऐसा सुराग हो सकता है कोई ऐसी बड़ी चीज उसमें रही हो, और हो सकता है वो सीबीआई के पास भी हो अभी, जो कि ओपन डोमेन में नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो डिस्ट्रॉय किया गया होगा। देखिए डिस्ट्रॉय उसी को किया जाता है जब कोई किसी के खिलाफ जा सकता है, कोई चीज किसी के खिलाफ जा सकती है, वरना कोई किसी चीज को ऐसे ही तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और अपने ऊपर इल्जाम लगवाने के लिए। और अगर सिद्धार्थ पिठानी ने ये कहा है कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो वो ये भी बता दे कि क्या डिस्ट्रॉय किया, क्यों डिस्ट्रॉय किया, तो इसका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। और अगर ये सीबीआई के पास आंसर है तो बहुत सारी गुत्थियां अपने आप में सुलझने वाली हैं इस आंसर से ही। मैं जानता हूँ सीबीआई बहुत ही कॉन्फिडेंशियली काम करती है, और हम सब लोग कभी कभार बहुत भावुक होकर बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, और शायद ये उनका ये सही नहीं होगा काफी चीजें बता देना किसी भी मूवमेंट पर हाँ, इतनी कन्विंसिंग थ्योरी, ऐसा एक मीडिया डिस्क्लोजर, जो हमारे रूल्स बने हुए हैं कि क्या क्या चीज मीडिया में डिस्क्लोज की जा सकती हैं, क्या क्या नहीं, उसके तहत वो चीजें बतानी चाहिए, जनता को सांत्वना होनी चाहिए। पर अभी हो क्या रहा है कि कोई भी न्यूज, कोई भी मीडिया चैनल कुछ भी न्यूज दिखा देता है, चाहे वो सच है या नहीं, कि ये बयान आ गया, सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। उधर सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट ये कहती है कि वी आर लुकिंग एट एवरी पॉसिबल एंगल, मर्डर एंगल नॉट रूल्ड आउट, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद एक चैनल दिखा देता है कि केस क्लोजर, ये सब। तो ये सब चीजें ना, ये सब चीजें जनता को भ्रम में डालने वाली, ये सब बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। या तो आप कुछ बताए ही ना उस विषय पर, वो ज्यादा बेटर है। ये जनता को भ्रम में डालने वाली, ये और ज्यादा एक्सैजरेट करती हैं इन चीजों को, और जनता का भरोसा जुडिशरी सिस्टम से, मीडिया से, लॉ से, सबसे उठ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज पर रोक लगनी चाहिए, ये तो मैं भी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भूपेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ विशेस आपके लिए हमारे बहुत सारे दर्शकों से। सॉरी मैं सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डॉक्टर भूपेश को आधे घंटे के लिए हम लाए थे उन्हें, और हम उनको टान के 1 घंटा कर चुके हैं। तो डॉक्टर भूपेश थैंक यू। और अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि ये जो भी व्यू हमने बातें की हैं, दिस आर ये सच है या नहीं हम दोनों ही नहीं जानते। We just are talking the facts, the evidences, the figures that we have, उसके बेसिस पे
हमने क्या डिराइव किया है, हमने क्या डिडक्ट किया है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो सच्चाई होगी वो सीबीआई बताएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू।